Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in गुड़गांव। और जैसा कि आप जानते हैं मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पर और सेक्स से जुड़ी या आपके सेक्स लाइफ से जुड़े डिफरेंट टॉपिक्स को एड्रेस करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि सही ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए। ज़बान को वीडियो की बहुत आसान रखते हैं और सही मटेरियल को आसान करके ल्यूसिड करके आप तक पहुंचाना ये मेरा काम और मकसद होता है। आज का टॉपिक है, बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीपल टाइम इस पे डिफरेंट डॉक्टर्स ने भी वीडियो की हैं और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बावजूद बार बार इस टॉपिक को मालूम किया जाता है, मुझसे भी मालूम किया जाता है अलग अलग पोर्टल पर, अलग अलग मीडिया चैनल्स पर। और आज मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को एक नए तरह से एड्रेस करके इससे रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा दी जाए एक ही वीडियो के अंदर, जिससे मल्टीपल वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत ना पड़े, जगह जगह अलग अलग जगह जाके नई नई चीज़ें जानने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही वीडियो से आपको ऑलमोस्ट ये टॉपिक पूरा मिल जाए। और वो टॉपिक है इनफर्टिलिटी ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणुओं की कमी की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है। मसलन हम ये भी कह सकते हैं कि कम शुक्राणुओं को, लो स्पर्म काउंट को या कम स्पर्म काउंट को कैसे बढ़ाया जाए, इसी के साथ सीमेन को, वीर्य को क्वालिटी वाइज कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसी के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, आपको अगर इनफर्टिलिटी बढ़ानी है, स्पर्म काउंट बढ़ाना है, सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या करना चाहिए, वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से इसको सुनें। और बहुत अच्छा है कि अगर एक पेन पेपर लेकर आप साथ बैठ जाएं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे जहन में और दिमाग में आती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो बेहतर यह है कि आप उसे नोट डाउन करते जाएं, जिससे आप उसे अप्लाई कर सकें और यूज़ कर सकें। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि लो स्पर्म काउंट होता क्या है। WHO ये कहता है कि किसी भी आदमी के वीर्य में, सीमेन में 1 ml सीमेन के अंदर 15 मिलियन स्पर्म्स होना चाहिए एक अच्छी फर्टिलिटी के लिए। समझ रहे हैं? 1 ml में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म्स होना ज़रूरी है अच्छी फर्टिलिटी के लिए, ये WHO कहता है। लेकिन जनरली एक आदमी के वीर्य में, एक आदमी के 1 ml वीर्य में 15 ml से लेके 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक स्पर्म्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 की ज़रूरत होती है। अगर 15 मिलियन से कम होने लगें, 15 मिलियन से कम होने लगें तो ये लो स्पर्म काउंट की निशानियों में आना शुरू हो जाता है। इसे ओलिगोस्पर्मिया मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। 10 से 15 के बीच अगर ये रहता है तो हम इसको कहते हैं माइनर ओलिगोस्पर्मिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान दे नहीं है। अगर 5 से 10 के बीच होता है तो हम इसे कहते हैं मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया। और अगर ये 0 से 5 के बीच में होता है, 0 to 5 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन अगर ये होता है तो हम इसे कहते हैं सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आप तक शेयर की और जिससे आपको पता लगे कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। अब ये होता क्यों है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपने समझना है कि ये होता क्यों है, आपका स्पर्म काउंट क्यों कम हो जाता है या क्यों कम रहता है और इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ मुमकिन है जो होते हैं, जिन्हें हम आम तौर से कंट्रोल भी कर सकते हैं और बारीकी से समझ भी सकते हैं। आपको समझाने के लिए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या इसके कारण मुमकिन हैं लो स्पर्म काउंट के पीछे, उसको मैंने 3 कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी है मेडिकल कॉजेज़, दूसरी कैटेगरी है एनवायरमेंटल कॉजेज़ और तीसरी कैटेगरी है लाइफ स्टाइल कॉजेज़, लाइफ स्टाइल रिलेटेड कॉजेज़। 3 कैटेगरी, मेडिकल कॉजेज़, एनवायरमेंटल कॉजेज़ और नंबर 3 लाइफ स्टाइल से जुड़े कॉजेज़, वो कारण जो आपके लाइफ स्टाइल से आते हैं। सबसे पहले आते हैं मेडिकल कॉजेज़ की तरफ। मेडिकल कॉजेज़ में कुछ इंपॉर्टेंट कॉज हैं, उसको समझिए। देखिए, हमारी बॉडी में स्पर्म काउंट को कंट्रोल करने के लिए कुदरत ने एक हार्मोनल सिस्टम रखा है, जिसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस तरह के कुछ हार्मोन्स, कुछ लिक्विड हमारी बॉडी में बनते हैं
कुछ हमारे ब्रेन से, कुछ हमारे पेट के अंदर और कुछ हमारी टेस्टिकल्स में, हमारी बॉल्स में बनते हैं। ये हार्मोन हमारे इस स्पर्म काउंट को, इस प्रोडक्शन को और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको कंट्रोल करते हैं। कभी अगर इन हार्मोन में किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी या कमी पैदा हो जाए तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है। मेडिकल कॉजेज़ में दूसरी कैटेगरी आती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि इस आपकी शरीर के अंदर हर सेल के अंदर कुदरत ने एक क्रोमोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर रखा है। जो क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के होते हैं, आसान ज़बान में उसको बता रहा हूँ, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि इस मर्द का स्पर्म कैसा होगा। आसान ज़बान में बता रहा हूँ, मेडिकल टर्म्स अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आसान ज़बान में समझिए। वो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी कैसी होगी, आपके स्पर्म के अंदर जो डीएनए है वो कैसा होगा, ये डिसाइड करते हैं। अगर इन क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आती है, और ये अक्सर माँ के पेट से ही आती है, इस तरह की परेशानियाँ शामिल हों। नंबर 3, स्पर्म्स जहाँ आपके टेस्टिकल्स में, आपकी बॉल्स के अंदर बन रहे हैं, वहाँ से लेके उसके बाहर निकलने तक का जो रास्ता है उसमें किसी तरह की कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का ब्लॉकेज या रुकावट तो नहीं है, कोई गांठ, गिल्टी या किसी तरह का सिस्ट तो वहाँ नहीं बन गया है। ये कॉजेज़ भी इसके अंदर आते हैं। इसी तरह से एक चौथा कॉज जो मेडिकल कॉजेज़ के अंदर मैं रखता हूँ, चौथा रीज़न वो ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी ये दोनों जो गोलियां हैं, ये जो दोनों बॉल्स हैं, ये उस बच्चे के पेट के अंदर होती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुदरती तौर पे ऑटोमेटिकली उसको पता भी नहीं लगता और ये उसके पेट से निकलकर नीचे स्क्रोटम में आ जाती है। जो पाउच आपको अपने नीचे दिखता है, जहाँ ये आपकी दोनों बॉल्स मौजूद हैं, ये पेट में से उतर के नीचे आ जाती हैं। अगर किसी वजह से ये दोनों गोलियां पेट से नीचे ना उतरें या दोनों में से कोई एक ना उतरे, एक उतर जाए, तो भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ये कुछ मेडिकल कॉजेज़ हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, एनवायरमेंटल कॉजेज़, यानी कि जो आपको आपके माहौल से मिलती हैं चीज़ें, वो क्या हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एनवायरमेंटल कॉज में टॉप लिस्टेड जो चीज़ है वो ये है कि कहीं आपका एक्सपोजर, कहीं आप ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं है कि जहाँ टॉक्सिन्स मौजूद हैं। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिन फैक्ट्रीज़ में पेंट बनता है, ये जो दीवारों पे हम पेंट करते हैं, या जिन फैक्ट्रीज़ के अंदर सैनिटाइज़र्स बनते हैं, या जिन फैक्ट्रीज़ में यूरिया और इस तरह की और चीज़ें या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं या बनाए जाते हैं या पैक किए जाते हैं, उन जगहों पे काम करने वाले लोगों को पता भी नहीं लगता और उनके शरीर में ये मेटल्स और ये पेस्टिसाइड्स और इस तरह के केमिकल्स आपके शरीर में, आपके पेट के ज़रिए, आपके लंग्स के ज़रिए, आपके ब्लड में जाते हैं और वो आपके स्पर्म काउंट को मारना शुरू कर देते हैं, उनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। दूसरा कॉज एनवायरमेंटल में ही आपकी डाइट से जुड़ा है कि आपको पता भी नहीं, आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र जा रहे हैं, जो कि टॉक्सिक हैं, ख़तरनाक हैं, आपके स्पर्म काउंट के लिए, आपके स्पर्म सेल के लिए ख़तरनाक हैं, और वो पता भी नहीं लगता और आपके पेट में उतर के उसको मार रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म काउंट और सीमेन की क्वालिटी ख़राब होती चली जाती है। एनवायरमेंटल कॉज से जुड़ा तीसरा रीज़न है, जो इसके बाद मैं थर्ड कैटेगरी में उसको रखता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो एनवायरनमेंट है आपका कि आपका जो हीट प्रोसीजर है, मतलब आपका जो एक्सपोजर हीट के साथ है। मसलन इसको भी मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ लोग जहाँ कांच की शीशियाँ बनती हैं, मैं एग्जांपल देके इसलिए समझाता हूँ बात को कि मिसाल देके अगर समझाया जाता तो बात को समझना आसान हो जाता है। देखिए, जहाँ कांच की शीशियाँ बनती हैं, आजकल तो बहुत एडवांस फैक्ट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले तक भी हमने देखा है कि जहाँ कांच की शीशियाँ बनती हैं वो एक फर्नेस के आसपास कुछ लोग बैठते हैं, यानी कि आग की एक भट्टी होती है, उस भट्टी के आसपास आज भी ये होता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर ये मुमकिन है और मैंने आज भी देखा है किस तरह से होता है। तो उन भट्टियों के आसपास लोग बैठते हैं और वो 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। उस फर्नेस में, वहाँ भट्टियों में बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होती है, आग होती है। वहाँ के काम करने वाले मर्दों को पता भी नहीं होता उस हीट की वजह से
इनके स्पर्म काउंट के अंदर कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है और ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बाइक का ओवर यूज़ या मिस यूज़, इसी तरह बहुत देर तक ऐसी कुर्सियों पे बैठे रहना कि जिसके अंदर हीट रिस्टोरेशन होती है, मतलब फोम वाली कुर्सियाँ, गद्देदार कुर्सियाँ, उस पर आप घंटों तक बैठें। जैसे कि आज हमारा ऑफिशियल कल्चर है, ऑफिसेज में लोग 12-12 घंटे अपने लैपटॉप के सामने उन चेयर पर बैठे रहते हैं, तो वहाँ आपके टेस्टिकल्स का टेम्परेचर इरेगुलेशन इम्बैलेंस हो जाता है, उसके नतीजे में भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है। ये एनवायरमेंटल कॉजेज़ में आता है। अब तीसरी कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लाइफ स्टाइल। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जितने भी लो स्पर्म काउंट के पेशेंट मैं देखता हूँ, मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बात कर रहा कि और दूसरे हमारे डॉक्टर्स हजरात क्या करते हैं और कैसे देखते हैं, उनका क्या तजुर्बा, पर मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। पिछले 15 सालों में मैंने जब भी ओलिगोस्पर्मिया लो स्पर्म काउंट के पेशेंट देखे हैं, तो उनके अंदर, उनमें मोर देन 70% केसेस में मैंने लाइफ स्टाइल को कल्प्रेट पाया है, लाइफ स्टाइल को कॉज पाया है। अब वो क्या है लाइफ स्टाइल कॉजेज़, वो मैं आपको बताता हूँ और उसे समझिए। मोटापा, वज़न का ज़रूरत से ज़्यादा होना, सिगरेट, शराब, तंबाकू या किसी और तरह का नशा रेगुलर बेसिस पे करना। कुछ लड़के जिम जाते हैं और अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में वो कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स के नाम पे भी कुछ बेचा जाता है, टेस्टोस्टेरोन्स के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, कैप्सूल्स भी दिए जाते हैं, डेकाड्यूरेबिलिन नाम के कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो स्टेरॉइड्स हैं, वो आपको दिए जाते हैं। आप ये समझ के उन्हें ले रहे होते हो कि मेरी बिल्ड बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत मस्कुलर हो जाऊंगा, लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कि आपका स्पर्म काउंट और आपके सेक्स को वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, खा लेता है। इसी तरह लाइफ स्टाइल से जुड़ी और चीज़ें हैं। एक्सरसाइज का ना करना, मैं इस बात को यहीं क्लियर कर देता हूँ, एक्सरसाइज का ना करना। अब देखिए, एक होता है एक्सरसाइज का करना, अब एक चीज़ होती है कि एक्सरसाइज का एक्सेसिवली करना। मसलन आप कई घंटे जिम में लगा रहे हैं, आप कई घंटे जॉगिंग वॉकिंग कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। और एक है कि आप 1 घंटा या पौना घंटा 45 मिनट्स भी डेली कुछ नहीं करते। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इसी तरह लाइफ स्टाइल में है स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, आप बहुत मानसिक तनाव का शिकार हैं, आप लगातार परेशान रहते हैं, या आप किसी तरह भी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, इस तरह की बीमारियां हैं। इसी तरह कुछ दवाइयाँ जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, और इसी तरह से कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट इस शक्ल में नज़र आते हैं कि आपका स्पर्म काउंट कमज़ोर और ख़राब होने लगता है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था और जिनको समझना ज़रूरी है, जिनको आपको लिख लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तो खुशी की बात यह है, जो बहुत खुशखबरी है, कि तकरीबन 98% केसेस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया के परमानेंटली ठीक कर लिए जाते हैं। आज हम तरक्की करके वहाँ तक पहुँच गए हैं कि यूनानी आयुर्वेदिक सिस्टम वहाँ पहुँच गया है और हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ वहाँ तक पहुँच गई हैं कि 98% केसेस ओलिगोस्पर्मिया के ठीक कर लिए जाते हैं, और ऐसे आदमी को बाप बनने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। लेकिन इलाज का तरीक़ा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसे भी 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 2 डिवीज़न करते हैं इसके भी। एक काम है इसके इलाज के लिए जो आपका डॉक्टर करता है, और एक काम वो है जो आप करते हैं। तो जो आप करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो डॉक्टर करते हैं वो इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसके लिए आपका डॉक्टर से मिलना, अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना इंतहाई ज़रूरी है। वो आपके केस को समझकर ये डिसाइड करेंगे कुछ टेस्ट के बाद, सीमेन एनालिसिस के बाद, हार्मोनल एसे के बाद, कुछ अल्ट्रासोनोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस के बाद, या कुछ और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि केस का एग्जैक्ट कॉज क्या है और इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से कैसे होना चाहिए। ये डिसाइड करेंगे। तो ये काम है डॉक्टर का, इसे आप नहीं कर सकते। तो ये कैटेगरी को हम अलग रखते हैं। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो इम्पॉर्टेंट है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपने मेरी इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना हो तो आपको पता लग रहा होगा कि लाइफ स्टाइल से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो आपको बदलनी होंगी। जी हाँ, आप तलाश कीजिए आपके अंदर ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ मौजूद हैं जो आपको इनफर्टाइल कर रहे हैं, आपको बाप बनने से रोक रहे हैं, आपको इस दुनिया की इतनी बड़ी खुशी हासिल करने से रोक रहे हैं। और एक बात और भी आपको बता के चलूँ, और यहाँ बात करते करते मेरे जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि लो स्पर्म काउंट जब होना शुरू होता है तो वो सिर्फ लो स्पर्म काउंट तक नहीं रहता, दूसरे सिम्टम्स भी पैदा होते हैं, जिसमें मैंने खुद तजुर्बा किया है क्लिनिकली। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आता है, प्रीमेचर इजैकुलेशन भी आता है, सेक्सुअल डिज़ायर्स के अंदर कमी और ज़्यादती भी हो सकती है, सेक्स से करने में जो मज़ा आना चाहिए वो मज़ा भी ख़त्म हो सकता है। मतलब सेक्स एक एक्टिविटी की तरह हो सकता है कि सिर्फ आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके बाद ख़त्म, आपके अंदर जो उसका एक प्लेजर होना चाहिए, जो एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता। ऑर्गाज्मिक डिसऑर्डर भी आने लगते हैं। ऑर्गाज्मिक डिसऑर्डर मतलब आपका सीमेन का जो बाहर निकलने का एक प्रोसेस है वो भी गड़बड़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो स्पर्म काउंट अगर हो रहा है किसी भी वजह से आपकी बॉडी में तो वो सिर्फ एक ही जगह रुका रहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब क्या करना है, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना है। जैसे सिगरेट, शराब, तंबाकू है, छोड़िए। आप एक्सरसाइज नहीं करते, प्लीज़ कीजिए एक्सरसाइज का। रिसर्चेज ये कहती हैं कि जो लोग रेगुलरली एक्टिव रहते हैं, और वो एक्टिविटी भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत विगरस नहीं होनी चाहिए, घंटों तक नहीं होनी चाहिए। 40 से 60 मिनट तक का जो टाइम है वो एक नॉन एथलीट आदमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल टाइम है। इतनी देर एक्टिव रहना, वो चाहे आप जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, जिम में जाएं, वो सब फ़ायदेमंद होते हैं। हाँ, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन वेट लिफ्टिंग की तरफ और जिमिंग की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिसर्चेज ये कहती हैं कि जब आप वेट उठाते हैं सही शेप में, सही पोजीशन में, सही डायरेक्शन में, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, जो बेशुमार फ़ायदे आपको पहुंचाता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज को रेगुलरली करें। अपने लाइफ स्टाइल में झांकें, आपकी डाइट कैसी है, डाइट में नंबर 1 पहली चीज़ कि आप जो खाना खा रहे हैं क्या वो साफ़ सुथरा है, क्या वो केमिकल फ्री है, क्या वो प्रिजर्वेटिव और फर्टिलाइज़र फ्री है। देखिए, हम हर चीज़ को तो एसेस नहीं कर सकते, और ना ही हम हर चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि हम कुछ अगर बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं तो उस पर पहले रिसर्च करें कि पेस्टिसाइड्स हैं नहीं है। लेकिन जो एफर्ट्स आप डाल सकते हैं उतना तो डालिए, उतना तो समझिए कि आप कितने चेंजेस कर सकते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कम से कम, अगर आप ये नहीं देख सकते कि आपका जो पालक घर में आया है वो फर्टिलाइज़र फ्री है या नहीं, पर आप ये तो देख सकते हैं कि आप पिज़्ज़े तो नहीं खा रहे, आप बर्गर्स तो नहीं खा रहे, आप कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं पी रहे, आप लगातार चिप्स, चॉकलेट और इस तरह के जो फास्ट और जंक फूड हैं वो तो नहीं खा रहे। ये तो आप कर सकते हैं। डब्बा बंद चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, उस पर चाहे कितना भी खूबसूरत स्टिकर लगा हो, उस पर चाहे कितनी भी खूबसूरत लाइनें लिखी हों, कितनी भी अट्रैक्टिव तस्वीरें हों, वो नहीं लेना है। और अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसके कंटेंट को और इंग्रेडिएंट को पढ़ने की तो कोशिश कीजिए। मैं यहाँ कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक नॉर्मल हमारी मार्केट में मिलने वाले जो बिस्किट हैं, बहुत मशहूर बिस्किट्स हैं, आप उन्हीं के इंग्रेडिएंट अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कम से कम आपको कई किस्म के टेस्ट एनहांसर, कई किस्म के कलर्स, कई किस्म के उसके अंदर आपको रिएक्टिव एजेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। और हम बड़े शौक से वो बिस्किट अपने बच्चों को भी खाते हैं और खिलाते हैं। तो इस तरह की समझने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से ऐसी फैट का इस्तेमाल जो ख़तरनाक फैट है, जिसमें टॉप लिस्टेड है आपका रिफाइंड ऑयल। उसका नाम चाहे कितना भी प्यारा रख दिया गया हो, उसे चाहे कितना भी खूबसूरत करके ऐड उसका किया जा रहा हो, आज ऐड का ज़माना है, हर शख्स अपने प्रोडक्ट को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उससे बेहतर तो धरती पर कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। इस तरह की फ़ैट का इस्तेमाल जिसमें टॉप लिस्टेड है आपका रिफाइंड ऑयल, इसे ना इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की चीज़ों पे आप कीजिए। अब मैं एक दूसरी तरफ आता हूँ कि आप अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जिससे स्पर्म काउंट बढ़ता है, और रिसर्चेस भी, स्टडीज़ भी उसको सपोर्ट करती हैं। पेन पेपर उठाइए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए। मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा।
उसमें टॉप लिस्टेड जिसे मैं मानता हूं वो है DAA, डी एस्पार्टिक एसिड। ये एक तरह का अमाइनो एसिड है जो हमें सप्लीमेंट के फॉर्म में बाहर से मिल सकता है। रिसर्चेज ये कहती हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं कि डी एस्पार्टिक एसिड आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। डी एस्पार्टिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए। इसी तरह से कुछ विटामिन हैं जो एंटीऑक्सीडेंट नेचर रखते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई। इन 2 विटामिन का इस्तेमाल करना सप्लीमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है और फूड की फॉर्म में भी होता है। फूड हमेशा रिकमेंडेड होता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ ऐसे फूड जो विटामिन सी और विटामिन ई रिच फूड हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तीसरा विटामिन है विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी को हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों से सिर्फ हड्डियों के लिए प्रमोट किया जाता है। हर आदमी को लगता है यार मेरी हड्डियाँ तो ठीक हैं, मुझे विटामिन डी की क्या जरूरत है। नहीं, आप हैरत करेंगे, तकरीबन हम सारे इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। विटामिन डी की सोर्स, सबसे अच्छी सोर्स है सन बाथ। आपने देखा होगा अगर आपने कभी वीडियोस में या मूवीज़ में और इस तरह से, और अगर कहीं देखा हो या कभी आप लोग अगर बाहर कहीं घूमने गए हो बीच साइड पर, तो आपने लोगों को देखा वो सन बाथ लेते हैं। वो सन बाथ हमारे लिए बेस्ट सोर्स है विटामिन डी की, लेकिन हर आदमी ये नहीं कर सकता। और सन बाथ लेने के भी मखसूस टाइम है, सुबह का कुछ वक्त ज़रूरी है। बाद के टाइम में सन ख़तरनाक हो जाता है आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए, तो हर आदमी ये नहीं कर सकता। तो मजबूरन विटामिन डी का सप्लीमेंट ही फिर सेकंड बेस्ट चॉइस बचता है। इसके अलावा अश्वगंधा, जी हाँ अश्वगंधा, मैका रूट, जी मैका रूट, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आता है फेनिग्रेक सीड, मेथी दाना जिसे बोलते हैं। ये आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए। ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया, DAA, डी एस्पार्टिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, अश्वगंधा, इसी तरह से मैका रूट और इसी तरह से फेनिग्रेक सीड जिसे मेथी दाना बोलते हैं, ये आप अपनी डाइट में ऐड करें। आप अपने डाइटिशियन से मिलके भी इसे ऐड करवा सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से मिलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है आपको, या उतना वक्त नहीं है, और कोई डाइटिशियन आपको मिल जाती है, तो डाइटिशियन से आप ये ऐड करा सकते हैं कि कैसे आप फूड को ऐड करें कि जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। ये आप कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐड कीजिए। चलते चलते मैं एक छोटी सी होम रेमेडी आपको देता हूँ, और इसे तकरीबन हर एज ग्रुप का आदमी यूज़ कर सकता है, और मुझे यकीन है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से नहीं मिल रहे हैं तब तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी नोट डाउन कीजिए। आपको इसके लिए 5 इंग्रेडिएंट चाहिए, 5, वो सुनिए कैसे। नंबर 1, आपको चाहिए 20 दाने मखाने के, मखाना 20 दाने आपको इसके चाहिए। 5 दाने आपको बादाम के चाहिए, आप इसे भिगो भी सकते हैं और नहीं भी भिगो सकते। 5 दाने बादाम के चाहिए और 4 खजूर, फ्रेश खजूर, 4 से 5 दाने आपको इसके चाहिए। 2 इंग्रेडिएंट आपको इधर चाहिए, एक आपको चाहिए मेथी दाना और एक चाहिए आपको कलौंजी, ब्लैक सीड्स भी जिसे बोलते हैं, जो काला काला दाना होता है, मेथी दाना और कलौंजी सीड्स। ये 5 इंग्रेडिएंट हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए कैसे यूज़ करना है। आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी आप रात को मिट्टी के या तांबे के बर्तन में 1 कप पानी के अंदर डुबो के रख दें और इसको ढक दें। इसे ढक दें और इस तरह ढकें कि इसके अंदर कुछ ना जाए। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मून लाइट में आप इसको रख दें और सारी रात इसको वहाँ रखा रहने दें। ढक इस तरह दें कि इस पर मिट्टी, गर्द और धूल ना जाए। तो मून लाइट में इसको रात भर आप रख दें। और इधर ये जो 3 इंग्रेडिएंट थे जिसमें आपके मखाना था, बादाम था और खजूर था, इन तीनों को आप इसका खजूर के बीज निकाल कर इनका एक पेस्ट बना लें। और सुबह को खाली पेट, और अगर सुबह को खाली पेट आपको मौका नहीं मिलता है तो अपने नाश्ते के कम से कम 3 घंटे के बाद आप इस पेस्ट को चाटेंगे। चम्मच से नहीं खाएंगे, इसे आप चाटेंगे, इसे आप लिक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मज़ा लेंगे। ठीक है ना। आपकी बक्कल कैविटी, जो आपकी म्यूकोजा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यहीं से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं मुंह के अंदर से, जो बहुत फ़ायदा करते हैं। अब जब आप इस पेस्ट को चाट लें और ये जो पानी आपने रखा था
तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, मून लाइट में जो आपने रखा था, इस पानी को पी लेंगे और इसके अंदर जो मेथी दाना और कलौंजी पड़ी हुई है उसको आप चबा के खा लेंगे। ये आपने दिन में 1 बार करना है। और अगर इस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। वही आपका बेस्ट सोल्यूशन है, वही आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं और वही कॉज जानकर यूँ समझ के चलिए कि आपके कॉज को ट्रीट कर सकते हैं और आपको दोबारा से एक ताकतवर मर्द बना सकते हैं। आपसे चलते चलते अलविदा कहते कहते मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक और पहुंचाना चाहूँगा। देखिए, मैं दुनिया भर से हमारे पास डिफरेंट पोर्टल से कॉल्स होती हैं और लोग हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर इमरान से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं। मैं इंतहाई दुख के साथ ये बात कहूँगा कि दिल तो मेरा ये होता है कि मैं आप सबको सुन लूँ, आप सबका जवाब पर्सनली दूँ, लेकिन मैं आप ही की तरह एक मामूली इंसान हूँ, मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। देखिए, यहाँ पर पेशेंट्स होते हैं, मेरा सारा दिन पेशेंट के साथ गुजर जाता है, ढेर सारी कॉल्स होती हैं। क्या मैं वो सारी कॉल्स भी ले सकता? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं ही नहीं रहूँगा तो आप तक सर्विसेज कौन पहुँचाएगा? तो इसके लिए मेरी एक पूरी टीम है, जो काम कर रही है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, काउंसलर्स भी हैं और दूसरे लोग भी हैं जो आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। वो आपसे आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो आपकी कॉल्स को मेरे कलीग्स के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मेरी कलीग्स के साथ जो दूसरे सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट हैं, जो मेरे साथ मेरे सुपरविज़न में काम करते हैं, मेरे अंडर काम करते हैं, मेरी निगरानी में काम करते हैं। वो आपसे कनेक्ट होते हैं, वो आपके सारे सवालों को समझते हैं और वो मेरे ही ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स हैं। तो अगर आप इस पोर्टल के ज़रिए आप आते हैं और मैं पेशेंट्स में मसरूफ़ हूँ, मैं आपकी कॉल्स को नहीं ले पाऊँगा, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो हम ये नहीं चाहते कि आप मायूस हो जाएं। तो हमने एक टीम तैयार की कि आप लोगों की सेवा की जा सके और आपको गलत फहमियों से निकाला जा सके, गलत और झूठे ट्रीटमेंट से बचाया जा सके और आपको मिथ्स के शिकार से बताया जा सके और ऐसे लोगों से बचाया जा सके जो सिर्फ आपके पैसे और सेहत से खेलते हैं। और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो भी हमारे लेवल पे हो सकता है, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो इसको ध्यान में रखिएगा प्लीज़। मैं हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकता। पूरे दिन में हज़ारों सैकड़ों कॉल्स होती हैं, लोग होते हैं, मैं इंसान ही हूँ। तो बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद अलविदा कहूँगा बहुत सारी विशेज़ के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप सेक्सुअली फ़िट रहें। और याद रखिए, लास्ट बात ये कि सेक्स की तकरीबन हर बीमारी का इलाज परमानेंट मौजूद है, बस अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।